हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल परमहंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के मैथ का अंशाल्व हल करेंगे। दोस्तों, आज हम सन 2022 के सेट पहले को हल करेंगे। जिसका संकेत है 324 FF। यह सन 2022 का सेट है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। क्या लिखा है? निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहला का जो क है, यदि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा संबंध R मझले ब्रैकेट में क्रमित युग्म L1, L2 सच दैट L1, L2 पर लंब है, समुच्चय L में परिभाषित है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, यह संबंध एवं फलन का क्वेश्चन है। यदि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा संबंध R को डिफाइन किया गया है। R बराबर मझले ब्रैकेट में क्रमित युग्म L1, L2 सच दैट जो L1 रेखा है वह L2 पर क्या है? लंब है, समुच्चय L में परिभाषित है। मतलब L1 और L2 जो होंगे वो किसके अवयव होंगे? L के अवयव होंगे। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है R स्वतुल्य है, दूसरा ऑप्शन R सममित है,
तीसरा ऑप्शन आर संक्रामक है। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो इसका दूसरा ऑप्शन है यही क्या है, सही है। ये दूसरा ऑप्शन सही है, आर सम्मित है। ठीक है, आइए इसको समझ लेते हैं। यल एक समुच्चय दिया गया है। यल क्या है? यल किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का समुच्चय। ठीक है, और R को डिफाइन किया गया है, संबंध R को L1, L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। फॉर ऑल L1 और जो L2 होगा वो किसके अवयव होंगे? L के अवयव होंगे। इतना आप लोग और लिख लेंगे इसमें। देखिए जो समुच्चय यल दिया गया है यह एक क्या है? अपरिमित समुच्चय है। यह अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, और जब समुच्चय L अपरिमित होगा तो हम सवाल को हल कैसे करेंगे? आप लोग जानते होंगे, जब यल अपरिमित दिया होता है तो हम ये जो दिया गया है कंडीशन L1, L2 पर लंब है, इस कंडीशन के द्वारा हम क्या करेंगे? इस शर्त के द्वारा हम क्या करेंगे? सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। पहले हम क्या करेंगे? स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य संबंध, तो L2 के स्थान पर क्या करेंगे? L1 रख देंगे। ठीक है, L2 के स्थान पर L1 रखने पर, यहां पर L2 के स्थान पर क्या करेंगे? L1 रख देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? L1, L1 पर लंब नहीं होगा। L1 कभी भी L1 अर्थात स्वयं अपने पर ही लंब नहीं होगा। कोई भी रेखा स्वयं अपने पर लंब नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या? कि ये इस शर्त का पालन नहीं कर रहा है। जो भी अवयव इस शर्त का पालन नहीं करेगा वह R में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? इनका जो क्रमित युग्म होगा L1, L1 यह R में बिलोंग नहीं करेगा, और जब इनका क्रमित युग्म R में बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि R स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः
आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे हल करेंगे इस क्वेश्चन को। दोस्तों अब दूसरा चेक करेंगे। आर कौन सा संबंध? सममित संबंध। सममित संबंध चेक करेंगे अब। सममित में क्या करेंगे? पहला शर्त लेके चलेंगे, तो लिखेंगे L1, L2 पर लंब है। पहला शर्त हम क्या करेंगे? लेकर के चलेंगे। पहला शर्त हम लेकर के चलेंगे L1, L2 बिलोंग टू R, और दूसरा संबंध L2, L1 देखेंगे कि ये R में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये वाला संबंध अगर ये R में बिलोंग करेगा, अगर ये वाला क्रमित युग्म R में बिलोंग करेगा, तो हम कहेंगे कि R जो है वो सममित है। तो पहला शर्त हमने ले लिया, L1, L2 पर लंब है। ये शर्त का पालन कर रहा है, इसलिए क्या होगा? L1, L2 इनका जो क्रमित युग्म होगा वो R में बिलोंग करेगा। दिस इंप्लीज दैट, अब क्या करेंगे? इसको बदल देंगे, L2 को आगे कर देंगे और L1 को बाद में कर देंगे, तो आ जाएगा L2, L1 पर लंब होगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए L1 हमारा ये रेखा है और L2 ये है, क्योंकि L1 L2 पर क्या है? लंब है। तो हम यहां पर देख रहे हैं, चाहे ये कहें कि L1 L2 पर लंब है, चाहे ये कहें कि L2 L1 पर लंब है। ठीक है, ये दोनों बात क्या है? एक ही है। चाहे हम कहें L1 L2 पर लंब है, चाहे कहें L2 L1 पर लंब है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या है? ये भी शर्त का पालन कर रहा है, तो इनका भी क्रमित युग्म क्या होगा? R में बिलोंग करेगा। फॉर ऑल L1, L2 जो होंगे वो किसके अवयव होंगे? L के अवयव होंगे। ठीक है, इसका मतलब है संबंध R समुच्चय L में सममित संबंध है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है इसका सममित संबंध, तो वही क्या है? सही है। आइए तीसरा हम संक्रामक भी चेक कर लेते हैं। संक्रामक संबंध इसमें दो लेकर के चलते हैं। पहला L1, L2 बिलोंग टू R,
दूसरा, और L2, L3 बिलोंग टू R, तो ये वाला हम लाते हैं कि L1 और L3 जो होगा वो R में बिलोंग करेगा कि नहीं। अगर ये R में बिलोंग कर रहा है तो R जो होगा वो संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, तो यहां पर हम पहले लिख लेते हैं L1, L2 पर लंब है। इसका मतलब है कि इनका जो क्रमित युग्म होगा वो R में बिलोंग करेगा। और दूसरा भी लेकर के चलेंगे, L2, L3 पर लंब है। तो इसका मतलब है ये भी शर्त का पालन कर रहा है, तो L2, L3 बिलोंग टू R। देखिए दोस्तों, L1 क्या है, L2 पर लंब है। मान लीजिए ये हमारा L1 है और ये हमारा दूसरा रेखा L2 है। L1 L2 पर लंब हो गया और L2 पर L3 भी लंब है। तो इसका मतलब है कि ऐसे हम खींचेंगे, ये हमारा क्या होगा, L3 होगा। L2 L3 पर भी लंब हो गया। तो यहां से हम देख रहे हैं कि L1 और L3 कभी भी एक दूसरे पर लंब नहीं होंगे, बल्कि L1 और L3 क्या दिखाई दे रहे हैं, हमको समानांतर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, L1, L3 पर लंब नहीं होगा। L1 L3 पर लंब नहीं होगा। इसका मतलब है कि इनका जो क्रमित युग्म होगा वो R में बिलोंग नहीं करेगा। और जब इनका क्रमित युग्म R में बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि R जो होगा वो संक्रामक संबंध नहीं होगा। R समुच्चय L में संक्रामक संबंध नहीं है। इसका मतलब है कि R स्वतुल्य नहीं है, सममित है और संक्रामक भी नहीं है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है R सममित है, यही हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे साथ जुड़ करके यदि अपनी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम प्रतिदिन आपके अंशाल के सेटों को हल करेंगे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है पहले का ख। यदि आव्यूह A और B के क्रम ब्रैकेट में कोटि क्रमशः M क्रॉस N और N क्रॉस P है तो AB का क्रम है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। आव्यूह A का क्रम दिया गया है, कितना है, M क्रॉस N। ठीक है, आव्यूह B का क्रम दिया गया है N क्रॉस P, और हमको ज्ञात क्या करना है, AB का क्रम। मतलब इन दोनों का जब गुणा करेंगे आव्यूह का, तो जो हमको आव्यूह प्राप्त होगा उसका क्रम क्या होगा, ये हमको बताना है। तो दोस्तों, जो यहां से मिलता है उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। पहले आव्यूह का जो रो की संख्या है उसको यहां पर लिखते हैं, क्रॉस लगाते हैं, और जो दूसरे आव्यूह के कॉलम की संख्या है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, और जो मिलता है उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो AB का क्रम क्या होगा, AB का क्रम होगा M क्रॉस P।
तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है P क्रॉस M, दूसरा ऑप्शन दिया गया है N क्रॉस M, तीसरा ऑप्शन दिया गया है M क्रॉस P और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन है हमारा M क्रॉस P, तीसरा ऑप्शन, यही क्या है, सही है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन पहले का जो ग है उसको देखते हैं। यह अवकलन समीकरण दिया गया है। अवकल समीकरण क्या दिया गया है, xy d2y अपॉन dx2 प्लस x dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस y dy बाई dx बराबर 2। ये हमको अवकलन समीकरण दिया गया है और हमको इसकी क्या बतानी है, घात बतानी है, की घात है। अवकल समीकरण इतना की घात है। इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन 3। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि जो अवकल समीकरण दिया गया है वो एक प्रकार का बहुपद दिया गया है। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि कितना अधिकतम बार अवकलन किया गया है। तो कितना अधिकतम बार अवकलन किया गया है, 2 बार। ठीक है, कितना अधिकतम बार अवकलन किया गया है दोस्तों, 2 बार अधिकतम अवकलन किया गया है। तो कोटि कितनी हो गई, जितना अधिकतम बार अवकलन किया जाता है वही क्या होती है, अवकलन समीकरण की कोटि होती है। तो कोटि कितनी हो गई, 2। जिसका हम कोटि देखते हैं उसी का घात देखते हैं। तो इसका घात कितना है दोस्तों, इसका घात 1 है। ठीक है, तो इस अवकलन समीकरण की घात कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं कि इसके होल पावर कितना है, जितना इसका घात होगा वही क्या होगा, अवकलन समीकरण की भी घात होगी। तो यहां पर इसका घात कितना हो गया, 1 हो गया। यही ऑप्शन 2 जो है हमारा सही है, 1। आप लोग इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन पहले का घ व्यंजक आई कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप का मान है। इसमें भी 4 ऑप्शन, पहला नंबर 0, दूसरा नंबर 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 3। तो आइए इसको हल करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमको किसका मान निकालना है, आई कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आई डॉट आई कैप का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1। उसी प्रकार जे कैप डॉट जे कैप का भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। के डॉट के कैप का भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ये दोनों यहां से कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1।
तो इसका आंसर क्या है? 1 है, ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, क्वेश्चन पहले का अंग निश्चित समाकलन का क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया है समाकलन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 dx बटा में 1 प्लस अंडर रूट tan x का मान होगा। इसका 4 ऑप्शन है। पहला नंबर 0, दूसरा π/2, तीसरा π/4, चौथा π/8। आइए इसको हल करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जो इंटीग्रेशन दिया गया है उसको i के बराबर लिखेंगे। i बराबर 0 to π/2 dx बटा में 1 प्लस अंडर रूट tan x, यही दिया गया है। पहले हम इसको क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। तो 0 to π/2 dx बटे में 1 प्लस अंडर रूट tan x को क्या लिखेंगे, साइन x बटे में cos x। अब इसको हल करेंगे तो 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस इसको लिख सकते हैं अंडर रूट साइन x बटे में अंडर रूट cos x। अब यहां पर एलसीएम ले लेंगे। 0 to π/2 क्या आ जाएगा, dx बटे में यहां पर आ जाएगा अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन x बटे में हो जाएगा अंडर रूट cos x। ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा i बराबर 0 to π/2 अंडर रूट cos x dx बटे में अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन x। इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। दोस्तों हमने एक गुणधर्म पढ़ा हुआ है निश्चित समाकलन का, 0 to a f of x dx बराबर होता है 0 to a f of a माइनस x dx। ये क्या है, ये निश्चित समाकलन का एक गुणधर्म है। तो यहां पर इसी गुणधर्म का यूज करेंगे। a का वैल्यू कितना है, π/2, f ऑफ a माइनस एक्स आ रहा है। तो जहां पर x होगा दोस्तों वहां पर हम क्या करेंगे, a माइनस एक्स रखते हैं। a माइनस एक्स का मतलब है यहां पर a का वैल्यू क्या है, π/2, तो f के स्थान पर क्या रखेंगे, π/2 माइनस एक्स। तो क्या आएगा, i बराबर हो जाएगा 0 to π/2 अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स बटे में अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स। जहां जहां x था हमने वहां पर क्या रख दिया, π/2 माइनस एक्स रख दिया। अब क्या आएगा, अब इसको हल करेंगे तो आएगा, यहां पर लगाएंगे cos 90 माइनस थीटा, π/2 का मतलब क्या है 90, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। ये आ जाएगा हमारा साइन x बटे में cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये भी आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट cos x dx।
ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, आप लोग इतना हल कर लीजिए दोस्तों, फिर हम इसको आगे हल करेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आई जोड़ करके कितना हो जाएगा 2i बराबर आ जाएगा 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स बटे में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स बटे में, इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो अंडर रूट कॉस एक्स को आगे लिख लेते हैं तो आ जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। 2i बराबर, इसको इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 0 to पाई बटा 2 अंडर रूट कॉस एक्स बटे में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स बटे में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ब्रैकेट लगा देंगे दोनों ओर से और dx लिख देंगे। अब यहां पर एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो एलसीएम कितना आएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अब ऊपर कितना आएगा, अंश में आएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। देखिए अंश और हर समान है तो कट जाएगा, कितना आ गया 2i बराबर आ गया 0 to पाई बाई 2 1 dx। 1 का समाकलन क्या होता है दोस्तों, 1 का समाकलन होता है x 0 to पाई बाई 2। 2i बराबर क्या आया, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यह की जगह पर क्या रखेंगे पाई बाई 2 माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा 0। तो आ गया हमारा 2i बराबर पाई बाई 2 आ गया, तो i बराबर आया, या गुणा हो रहा है तो भाग हो जाएगा, तो पाई बाई क्या हो जाएगा 4। इसमें ऑप्शन तीसरा सही है, पाई बाई 4, यही हमारा आंसर होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन अवश्य प्राप्त हो और आप लोग हमारे साथ जुड़ करके अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरे में दिया गया है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। दूसरा का जो क है फलन f such that r tending to r f of x बराबर x स्क्वायर फॉर r x टेंडिंग टू r द्वारा परिभाषित है। तो
फलन यफ है। पहला ऑप्शन दिया गया है एकाकी आच्छादक, दूसरा ऑप्शन बहु एक आच्छादक, तीसरा ऑप्शन एकाकी किंतु आच्छादक नहीं, चौथा न तो एकाकी और न ही आच्छादक। अरे धीरे धीरे बोलो यार, वहाँ है तब वो मना नहीं करते भैया कि ये समय न हो तो जगह ही कर। बस 2 क्वेश्चन और ये करा देती। दोस्तों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क दिया गया है फलन यफ सच दैट आर टेंडिंग्स टू आर, यफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स जो है वो आर का अवयव है द्वारा परिभाषित है, तो फलन एफ है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, पहला एकाकी आच्छादक, दूसरा बहु एक आच्छादक, तीसरा एकाकी किंतु आच्छादक नहीं, और चौथा न तो एकाकी और न ही आच्छादक। तो आइए इसको हल करते हैं हम लोग। प्रतिचित्रण दिया गया है, प्रतिचित्रण यफ सच दैट आर टेंडिंग्स टू आर, यफ ऑफ एक्स का जो मान है वो दिया गया है एक्स स्क्वायर के बराबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, फार्मूले के द्वारा क्वेश्चन को हल करेंगे। ये संबंध और फलन का क्वेश्चन है, तो जो हमारा सूत्र होता है एकाकी के लिए वो होता है एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। अब एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 का वैल्यू यहां पर निकाल के रखेंगे, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, इस फंक्शन में x1 रख देंगे तो आ जाएगा x1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब यह के स्थान पर x2 रख देंगे तो आ जाएगा x2 का स्क्वायर। x1 बराबर x2 होगा कि x1 x2 के बराबर नहीं होगा, यही हमको यहां पर देखना है। फॉर ऑल x1 x2 जो होगा वो पहले वाले समुच्चय अर्थात r का अवयव होगा, ठीक है। अब x1 बराबर x2 आएगा कि x1 बराबर नहीं है x2 आएगा। अगर x1 बराबर x2 आएगा तब तो एकाकी होगा, अगर x1 बराबर नहीं है x2 आएगा तो एकाकी नहीं होगा। तो हम इसको चेक करते हैं पहले कि यहां पर बराबर आएगा कि बराबर नहीं आएगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखिए दोस्तों यहां पर जो मैपिंग बन रही है वो रियल नंबर से रियल नंबर में बन रही है, ठीक है। तो रियल नंबर के लिए अगर हमको चेक करना है तो r का जो मान लेंगे वो 1 और -1 पर हमेशा चेक करेंगे, ठीक है। किस पर चेक करेंगे, 1 और -1 पर हमेशा चेक करेंगे। तो हम पहले एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ एफ के स्थान पर 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर होगा 1 के। एफ ऑफ -1 का वैल्यू निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इत्यादि लिख देंगे।
दोस्तों यदि दोनों यहां पर एक जैसा आएगा, अर्थात एक ही मान अगर दोनों आया, तो यहां पर क्या होगा, बराबर नहीं होगा। और दोनों अलग अलग मान आ रहा है यहां पर, तो ये क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि यफ एकाकी नहीं है, यफ एकाकी नहीं है। अब आच्छादक देखते हैं। तो आच्छादक के लिए हमारा जो फार्मूला होता है y बराबर एफ ऑफ एक्स होता है। क्या फार्मूला होता है, y बराबर एफ ऑफ एक्स। तो यहां पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या आ गया, अंडर रूट वाई। अब ये देखते हैं कि एक्स आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर यक्स आर में बिलोंग करेगा, यहां पर बिलोंग आएगा कि नॉट बिलोंग आएगा। अगर यहां पर बिलोंग आया तब तो आच्छादक होगा, अगर नॉट बिलोंग आया तो आच्छादक नहीं होगा। तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे। हम y का वैल्यू लेंगे, अर्थात दूसरे समुच्चय से मान लेंगे। तो दूसरा भी क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर के लिए हमने बताया कि जब चेक करना होगा तो हम किस पर चेक करेंगे, 1 और -1 पर। तो हम y का वैल्यू क्या लेंगे, पहले 1 लेंगे। तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1 बराबर 1। ये जो 1 आया वो भी क्या है, रियल नंबर है, इसका मतलब r में बिलोंग करेगा। अब y का वैल्यू हम क्या लेते हैं, -1। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा अंडर रूट -1। इसको हम i कहेंगे। i क्या है, वास्तविक संख्या नहीं होती है, काल्पनिक संख्या होती है। इसका मतलब ये r में बिलोंग नहीं करेगा। अगर कोई भी नॉट बिलोंग आया, कोई भी अगर नॉट बिलोंग आया तो यफ आच्छादक नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यफ आच्छादक नहीं है। इसका मतलब जो फलन f दिया गया है वो ना ही एकाकी है और ना ही आच्छादक है। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है ये सही है, न तो एकाकी और ना ही आच्छादक। फलन ना ही एकाकी होगा और ना ही आच्छादक होगा। हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा का ख, यदि f such that r टेंडिंग्स टू r, जहां f ऑफ x बराबर cos x और दूसरी मैपिंग दी गई है g सच दैट r टेंडिंग्स टू r, जहां जी एक्स का जो मान दिया गया है वो दिया गया है एक्स स्क्वायर। तो सिद्ध कीजिए कि फॉग बराबर नहीं है गॉफ के। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। दिया है हमको f सच दैट r टेंडिंग्स टू r और f ऑफ x का जो मान दिया गया है वो दिया गया है cos x। दूसरी मैपिंग दी गई है g ऑफ g सच दैट r टेंडिंग्स टू r, g ऑफ x बराबर दिया गया है x स्क्वायर। हमको ये देखना है कि जो फॉग ऑफ x होगा वो बराबर नहीं होगा गॉफ ऑफ x के। तो पहले हम LHS ले लेते हैं।
LHS क्या है? फॉग ऑफ x, इसको हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ, यहां पर देखिए g ऑफ x का वैल्यू क्या है? x स्क्वायर, तो यहां पर रख लेते हैं, तो यहां पर हो गया f ऑफ x स्क्वायर। दोस्तों f ऑफ x का वैल्यू क्या है? cos x है, यहां पर हम अगर f के स्थान पर x स्क्वायर रखें तो क्या आ जाएगा? cos x स्क्वायर आ जाएगा। यही क्या होगा? f ऑफ x स्क्वायर का मान होगा। अब हम लोग RHS निकालते हैं। RHS क्या दिया गया है? गॉफ ऑफ x, इसको हम लोग लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x का जो मान दिया गया है वो कितना है? cos x है, तो यहां पर रख लेते हैं cos x। g ऑफ cos x, तो g ऑफ x का वैल्यू है x स्क्वायर, तो यहां पर cos x x के स्थान पर रखेंगे तो क्या आएगा? g ऑफ cos x बराबर आ जाएगा cos x का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहां पर? cos x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर x। यहां पर देख रहे हैं कि जो फॉग ऑफ x है वो गॉफ ऑफ x के बराबर नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः फॉग बराबर नहीं है किसके? गॉफ के। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया ये हमारा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। दोस्तों दूसरा का ग है कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान होगा। इसका हमको मुख्य मान निकालना है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है π/3, दूसरा ऑप्शन है π/6, तीसरा ऑप्शन है 2π/3 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसको हल करते हैं हम लोग। कॉट इनवर्स -1/√3 का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो यहां पर लगाएंगे तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। थीटा का वैल्यू है 1/√3, ठीक है। तो पाई माइनस, इसको अगर हम tan में चेंज करेंगे तो एक फार्मूला होता है हमारा कॉट इनवर्स थीटा बराबर होता है tan इनवर्स 1/थीटा। तो इसको जब हम चेंज करेंगे tan में तो आ जाएगा tan इनवर्स √3। ये 1/थीटा होगा तो 1/में होगा, तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स। ये tan में कितने अंश का मान होता है? π/3 का वैल्यू होता है, तो इसको हम लिख देंगे tan π/3। एक फार्मूला और होता है दोस्तों tan इनवर्स ब्रैकेट में tan थीटा बराबर होता है थीटा के। तो पाई माइनस हो गया tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होगा? थीटा होगा, तो पाई माइनस आ जाएगा π/3। अब यहां पर एलसीएम लेंगे तो 2π बटा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, 2π/3। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। दूसरा का घ, सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x बराबर मॉड f x बराबर है 0 पर सतत है। ये हमको दिखाना है कि जो फलन f ऑफ x बराबर मॉड x दिया गया है वो x बराबर 0 पर क्या है? सतत है।
तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। दोस्तों, सतत दिखाने के लिए जो फलन का मान होता है x बराबर 0 पर होगा। x बराबर 0 पर इस फलन के LHL का मान और RHL का मान और उस फंक्शन का मान तीनों आपस में जब बराबर होगा तब ये क्या होगा, ये फलन हमारा सतत होता है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है x बराबर a पर f ऑफ a बराबर LHL बराबर RHL। अगर ये तीनों बराबर होंगे x बराबर a पर तो हमारा फलन क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे, अर्थात यहां पर x यहां पर क्या रखेंगे, 0, तो हो जाएगा f ऑफ 0 बराबर हो जाएगा 0 का मॉड, और 0 का मॉड क्या होगा, 0 ही होगा। अब हम लोग x बराबर 0 पर क्या करेंगे, LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x का मान रख लेंगे, क्या आएगा, x का मॉड आएगा। दोस्तों आप लोग ये फार्मूला नोट कर लीजिए। अब हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यह के स्थान पर क्या रखेंगे, 0 माइनस h रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा मॉड में 0 माइनस h। अब इसको हल करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h का मॉड, और किसी भी ऋणात्मक संख्या का मॉड हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h होगा, और h का वैल्यू क्या करेंगे, h का वैल्यू 0 रख देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग RHL निकालेंगे, तो RHL होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, f ऑफ x का मान रख लेंगे, x का मॉड। अब यहां पर यह के स्थान पर क्या रखेंगे, x 0 प्लस h रखेंगे, और यहां पर जो लिमिट होगा वो क्या करेंगे, h टेंडिंग टू 0 कर देंगे, यह के स्थान पर 0 प्लस h, तो आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h का मॉड, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h आ जाएगा यहां पर, और h का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आपस इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि x बराबर 0 पर f ऑफ 0 बराबर LHL बराबर RHL है, तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब जो फलन है वो x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। अतः f ऑफ x बराबर 0 पर सतत है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। दोस्तों हमारा दूसरा का जो अंग क्वेश्चन है वो है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक A का निर्देशांक दिया गया 1, 1, 1, B का निर्देशांक दिया गया है 1, 2, 3, C का निर्देशांक दिया गया है 2, 3, 1 हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसके शीर्षों के निर्देशांक को लिख देते हैं। A का निर्देशांक है 1, 1, 1, B का निर्देशांक है 1, 2, 3 और C का निर्देशांक है 2, 3, 1। अब A का स्थिति सदिश लिखेंगे, बिंदु A का स्थिति सदिश वेक्टर OA बराबर क्या होगा, ये जो 1 दिया गया है इसके साथ I लिखेंगे तो 1I, बीच में प्लस लगाएंगे। जो दूसरा 1 दिया गया है उसके साथ J लिखेंगे
तो प्लस हो जाएगा 1j प्लस फिर लगाएंगे और फिर जो तीसरा निर्देशांक दिया गया है उसके साथ k लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 1k। बिंदु B का स्थिति सदिश लिखेंगे वेक्टर OB, फिर वहीं करेंगे 1i प्लस 2j प्लस 3k। C का स्थिति सदिश लिखेंगे वेक्टर OC बराबर 2i प्लस 3j प्लस 1k। अब वेक्टर AB निकालेंगे, वेक्टर AB बराबर होगा OB माइनस OA। ये फार्मूला होता है, पहले बाद वाले बिंदु का स्थिति सदिश माइनस पहले वाले बिंदु का स्थिति सदिश होता है। तो यहां पर घटा लेते हैं हम, तो 1 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 0i प्लस 2 में से 1 गया तो 1j, 3 में से 1 गया तो आ गया 2k। अब वेक्टर AC निकालते हैं, तो वेक्टर AC में फिर फार्मूला लगाएंगे, पहले बाद वाले बिंदु C का स्थिति सदिश लिखेंगे तो हो जाएगा OC माइनस पहले वाले बिंदु का स्थिति सदिश लिखेंगे तो हो जाएगा वेक्टर OA। अब OC में से OA को घटाएंगे तो 2 में से 1 गया तो आ जाएगा 1i प्लस 3 में से 1 गया 2j कैफ प्लस 1 में से 1 गया तो आ जाएगा 0k कैफ। अब दोस्तों इन दोनों का क्रॉस निकालेंगे, वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC। तो क्रॉस निकालना आप लोगों को आता ही होगा, I J फिर K लिखते हैं यहां पर ऊपर, फिर उसके बाद पहला वाला जो सदिश है उसके I J K के गुणांकों को लिखते हैं। तो यहां पर क्या है 0 है, फिर 1 है और तीसरा वाला जो K का गुणांक है वो क्या है 2 है। अब दूसरे वाले सदिश के गुणांकों को लिखेंगे तो यहां पर क्या आएगा 1, यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 0। I ऐसे एक रो और एक कॉलम काटेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 का 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा 2 दूना, फिर इसका इसमें करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस लगा के लिखेंगे तो माइनस j, फिर इसको ऐसे काटेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 माइनस, फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस k। यहां से इसको ऐसे काट देंगे तो यहां से हो जाएगा, यहां से बचेगा 0 1 1 2, तो पहले 0 का 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस, फिर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, कितना आ गया माइनस 4i माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2j, ये माइनस हो जाएगा k। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे हल करेंगे। अब दोस्तों इन दोनों का मॉड निकालेंगे, इनके क्रॉस का मॉड निकालेंगे तो आ जाएगा वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC का मॉड बराबर, मॉड कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता होगा, जो I का गुणांक है उसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस जो J का गुणांक है उसका वर्ग कर देंगे 2 का स्क्वायर, K का गुणांक -1 है तो उसका वर्ग कर देंगे यहां पर, और ऊपर से क्या लगा देंगे अंडर रूट। तो आ जाएगा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 16 4 20 और 1 21, अंडर रूट कितना आ गया 21 आ गया। अब हमारा जो फार्मूला होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मॉड में वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC। तो 1/2 वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC का मॉड क्या आया है अंडर रूट 21, तो हो गया हमारा अंडर रूट 21/2 वर्ग इकाई। दोस्तों इसका ऑप्शन जो पहला है अंडर रूट 21/2 वर्ग इकाई, पहला ऑप्शन इसका क्या है सही है। दोस्तों आप लोग इसको हल कर लीजिए। अब हम तीसरे क्वेश्चन से वीडियो के अगले भाग में हल करेंगे।
दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी हमारे साथ जुड़ करके अच्छे ढंग से कर सकें। और हम प्रतिदिन आप लोगों के लिए अंशाल का एक नया सेट लेकर के आएंगे और उसके प्रश्नों को हल करवाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छे ढंग से होगी। धन्यवाद।